as we discussed yesterday, we were discussing about the HR. There are some norms which is related to plagiarism passed by our university, the syndicate, and it come into the enforce from the last couple of months. So let us discuss which are the norms and ordinance. Can you see my screen? Yeah, thank you. Thank you. Now, see, this is a VNSU notification. The syndicate passed this notification on 12th of March 2021 regarding the academic integrity and the prevention of plagiarism. Right? This notification is very, very important and directly relevant to all the PhD scholars because all are bound with this notification and they have to comply each and every sentence which is written in this notification, right? यहाँ पे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, जो भी नॉर्म्स लिखे हुए हैं, वो हमें फॉलो करना है. ये हमें मिला 12 मार्च 2021 मींस 5 months बिफोर. ये प्लेगियरिज्म जो पॉलिसी थी वो हमारी यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया एंड दिस इज कम इनटू द इफेक्ट फ्रॉम लास्ट 5 months. So what is this ordinance is about? ये जो ऑर्डिनेंस है, जो ऑर्डिनेंस फॉर द एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन फॉर प्लेगियरिज्म, ये हमें ध्यान से समझने की, उसके consequences क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, each and every word is important because ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी आपको डायरेक्टली एप्लीकेबल है आपके पीएचडी वर्क में. And this policy is based on the UGC Gazette notification of July 23, 2018. 2018 में UGC ने एक पॉलिसी बनाई थी, एक पूरा रेगुलेशन निकाला था. This is regarding the promotion of academic integrity and the prevention of plagiarism in higher educational institute regulation in 2018. Based on that, this policy come into the picture and UGC हमारे जो VNSU है उसने एक UGC का सेल्फ प्लेगियरिज्म नाम की भी एक नोटिस निकाली थी UGC ने अप्रैल 2020 में. उसको बेस को रखकर ये पूरा जो ऑर्डिनेंस है फॉर एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगियरिज्म का ये ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ, उसको अप्रूवल दिया गया सिंडिकेट में एंड उसको लागू किया गया. Now अभी जो भी हम वर्ड्स लास्ट कपल ऑफ वीक से जो डिस्कस कर रहे हैं, देयर आर सम वर्ड्स रिगार्डिंग सेल्फ प्लेगियरिज्म, रिगार्डिंग सम एकेडमिक इंटीग्रिटी क्या है, कॉमन नॉलेज. देयर इज इंपॉर्टेंट वन व्हिच इज पीपल आर एक ये वर्ड है कॉमन नॉलेज, राइट? तो जब आप अपना थीसिस लिखोगे, जब हम अपना डिसर्टेशन प्रिपेयर करेंगे, उस टाइम पे ऐसा कहा गया है कि यू कैन एक्सक्लूड द कॉमन नॉलेज फ्रॉम योर प्लेगियरिज्म. व्हाट इज कॉमन नॉलेज? उसकी डेफिनेशन क्या है? जब आप अपना थीसिस यूनिवर्सिटी के पास लेके आओगे और उसको सर्टिफाइड करवाओगे, क्योंकि अभी एज वी डिस्कस यस्टरडे कि हर पीएचडी स्कॉलर को अपना थीसिस जो है, जो पीएचडी डिसर्टेशन है, फाइनल डिसर्टेशन, वो सेंट्रल लाइब्रेरी में प्लेगियरिज्म चेक करवाने के लिए देना है और वहां से एक सर्टिफिकेट इश्यू करवाना है. और जब आप प्लेगियरिज्म चेक करवाने जाते हो तो वहां पे एक चीज आप मेंशन करते हैं कि भाई जो प्लेगियरिज्म चेक करने की अथॉरिटी है, जिसके जो ऑफिसर है, उसको बोलता है यू शुड इंक्लूड द कॉमन नॉलेज. तो व्हाट इज कॉमन नॉलेज? The common knowledge means, according to this notification and this draft, the common knowledge means a well-known fact, quote, figure or information that is known to the most of the people, right? Now, there are some very famous quote, or there are some very famous, thumb rules given by some researcher or the authors. Just like the law of demand, right? We can't change a certain law, or we can't change a certain the sentence. जैसे हम पैराफ्रेजिंग लोग करते हैं तो क्या वो कहते हैं भाई उसको रीराइट कर दो, अपने वर्ड्स में लिख दो. बट देयर आर समथिंग which is trademarked, which is patented, right? तो
उसको हम पैराफ्रेजिंग नहीं कर सकते. वी हैव टू कीप इट एज इट इज रिटन बाय द ओरिजिनल ऑथर और द ओरिजिनल राइटर. तो ये सारे कॉमन नॉलेज है. तो जब आप ऐसे कॉमन नॉलेज को आप यूज करते हैं, व्हेन यू आर यूजिंग सच काइंड ऑफ फैक्ट्स एंड कोटेशन और फिगर और एनी सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, यू कैन एक्सक्लूड फ्रॉम योर थीसिस. ये सारी चीजें, हाँ, ये यहाँ पे हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप अपने रिसर्च वर्क की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, from that point you have to be very clear about this common knowledge kind of thing, because at the end of your entire research journey of your entire PhD, the thesis might be 100 page or 300 page or 400 page. At that time, locating such common knowledge is very difficult. तो उस टाइम पे आपका प्लेगियरिज्म रेट हाई दिखाता है और मे बी बियॉन्ड द एक्सेप्टेड रेंज. सो एट टाइम व्हाट यू excluding from plagiarism software, ये आपको मैन्युअली करना पड़ेगा. What why I'm discussing this is, software could not identify that this is a common knowledge. You have to justify to the officer, you have to justify and you give the reason to those people who is on the authority to check your entire thesis. उसको आपको बोलना पड़ेगा कि ये पैराग्राफ भाई प्लेगियरिज्म में नहीं आता, आप उसको एक्सक्लूड करो. आप उसके सामने बैठ के आपको ये सारी चीजें करनी होगी, राइट, बिकॉज यू हैव टू गिव द लॉजिक बिहाइंड दैट. ये भाई ये कॉमन नॉलेज है, ये पेटेंटेड इंफॉर्मेशन है, ये कॉपीराइटेड इंफॉर्मेशन है, इट इज वेरी वेल नोन इंफॉर्मेशन, पीपल आर वेरी फ्रीक्वेंटली यूजिंग इन द डे टू डे और इन एनी एकेडमिक डिस्कशन. तो उसको हम कॉमन नॉलेज के अंडर में ट्रीट कर सकते हैं, राइट. तो ये जो सारी चीजें हैं, all these things you should understand and keep in your mind while you are writing a thesis, while you are scan your thesis. Now what is the definition already given in the this draft about the plagiarism. Now there is a very very clear cut understanding and description regarding the self plagiarism is available in this notification. In self plagiarism means reproduction in a part of whole or the own previously published work without adequate citation. See, यहाँ पे तो एक important चीज है, आप अपना ही रिसर्च वर्क क्या साइट कर सकते हो, आप अपना ही रिसर्च वर्क पब्लिकेशन में यूज कर सकते हो. अभी हमारे यहाँ पे कैसा, जब आपका आरडीसी होगा एवरी 6 मंथ और एवरी रिपीट एवरी इंटरवल, तो आपको हर एक इंटरवल पे आपको अपना रिसर्च आउटपुट देना है. तो और इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सबमिशन ऑफ द फाइनल थीसिस कि आपका एक पेपर पब्लिश होना चाहिए, 2 कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेड होना चाहिए और वो आपके थीसिस के रिलेटेड होना चाहिए. ये एक रिक्वायरमेंट है फॉर कंप्लीशन ऑफ योर पीएचडी. अभी आपने जो रिसर्च पेपर आपकी पीएचडी के ड्यूरेशन में जो पब्लिश किया है, वो आपका रिसर्च का ही पार्ट होगा, आपके डिसर्टेशन का ही पार्ट होगा. तो जब आप ये पार्ट आप पब्लिकेशन ऑलरेडी कर चुके हो और वही चीज आप अपने थीसिस में यूज करोगे, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर मेन thesis, right? So at that time, important word is that without adequate citation and proper acknowledgement, right? ये important word है. अभी विदाउट एडिक्वेट साइटेशन, प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, यदि आप अपना ही वर्क यूज करते हो, राइट, तो ये सेल्फ प्लेगियरिज्म कहा जाएगा. बट इफ यू विल give the adequate citation and the proper acknowledgement of your own work, you may remove at the time of the plagiarism checkup. मतलब आप जब plagiarism check करवाने जाते हो तो उस टाइम पे उस ऑफिसर, ये दिस इज फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस ऑफ राइट फ्रॉम कपल ऑफ मंथ्स, कि जब आप प्लेगियरिज्म चेक करवाने जाते हो तो आपको कितनी सारी चीजें दिमाग में रख के जानिए कि भाई आप
अपना सेल्फ जो वर्क है उसको भी हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, इफ यू विल properly mention as a acknowledgement or the citation. So it is, we also call the text recycling, right, kind of thing. So what is the text recycling, or we can say the self plagiarism includes republishing the same paper already published elsewhere without a due and the full citation. अभी एक आज जो मैं इंपॉर्टेंट डेमो जो दिखाने जा रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल्स डेमो में जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो इस पे ही है कि suppose I want to use some table, or I want to use some image, or I want to use some graphs, right? अभी उसको आप कैसे रीराइट करें? जो एक पिक्चर है, राइट, एक अच्छा सा डायग्राम है जो किसी ने ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, और कोई पर्टिकुलर ग्राफ है वो मुझे यूज करना है, तो व्हाट आई शुड डू? तो ये एक चैलेंज हो जाती है, बिकॉज दिस ऑल द पिक्चर्स, इमेज, illustration all are copyrighted and already published somewhere. और there are, if you want to use some paragraph, चलो आप कोई पैराग्राफ भी यूज करना चाहते हो, वो आपका ही हो या किसी और ऑथर का हो, तो हाउ यू कैन टेक अ परमिशन फ्रॉम द पब्लिशर, राइट? क्योंकि ये पब्लिशर के पास से परमिशन लेना, इट इज नॉट ऑलवेज कॉस्टली, समटाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट यू हैव टू फॉलो द सर्टेन प्रोसेस. तो प्रोसेस क्या है कि भाई किसी का, सपोज आपने कोई पिक्चर है, वेरी फेमस पिक्चर, कॉपीराइटेड पिक्चर है, वो पिक्चर को आपने यूज किया है, या कोई रिसर्च पेपर में कोई फिगर है, वो फिगर को आपको यूज करना है, तो हाउ यू कैन अप्रोच टू द पब्लिशर, व्हाट इज द फॉर्मेलिटी, व्हाट आर द थिंग्स you should require, so that you will be free from all the hassles at the end of your journey, राइट? वो भी आज हम एक ऑनलाइन डेमो, एक प्रैक्टिकल्स करेंगे कि परमिशन, रीप्रिंट की परमिशन कैसे लेनी है. सो दिस इज अबाउट यूजिंग own work in your own thesis, right? Now another clause which is mentioned in the particular resolution of our university is that publishing the smaller work from the longer or previously without due and full citation in order to show large number of publication. तो यहाँ पे एक चीज बार बार रिपीट हो रही है, और हम भी वो चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं लास्ट कपल ऑफ लेक्चर से, कि विदाउट ड्यू एंड फुल साइटेशन. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द साइटेशन, राइट? कि साइटेशन का इम्पोर्टेंस कितना है. क्या देयर आर टू मच लिबर्टीज गिवन? ऐसा नहीं है कि कि आप किसी का कोई भी वर्क है, एक वर्ड भी आप यूज नहीं कर सकते हो, या यू कांट यूज एनी सिंगल ग्राफ और चार्ट और एनी फ्लो चार्ट और एनी पिक्चर व्हिच इज डेवलप्ड एंड रिटन बाय समबडी एल्स. ऐसा नहीं है, but you can use it. There some portion of the work which is written and developed by others, but the thing is that everywhere it is mentioning with a due and the full citation, right? Because जब आप प्लेगियरिज्म हम चेक करवाने जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको एक लिबर्टी, एक ऑप्शन दिया जाता है सॉफ्टवेयर में कि यू कैन अवॉइड ऑल द फुल साइटेड पैराग्राफ. मतलब आपने जो पैराग्राफ्स अपने थीसिस में यूज किए हैं और उसका साइटेशन दिया है, उसको आप यदि अवॉइड या रिमूव करना चाहते हो प्लेगियरिज्म में, तो वो फैसिलिटीज हर सॉफ्टवेयर में दी जाती है. बट द कंडीशन इज दैट having a due and the full citation of the original author, right? एक सेल्फ साइटेशन का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि सेल्फ साइटेशन डू नॉट ऐड एनी नंबर टू द इंडिविजुअल साइटेशन इंडेक्स और द एच इंडेक्स इन अ ग्लोबल एकेडेमिया. अभी पहले क्या था, मैं आपको बात करूं पहले, जैसे आप गूगल स्कॉलर पे जाओगे, तो गूगल स्कॉलर पे मेनी पीपल हैव अ वेरी हाई एच इंडेक्स, और साइटेशन इंडेक्स होता है, एच इंडेक्स, आई इंडेक्स होता है. तो लोग क्या करते थे कि एक अपना, सपोज आई हैव पब्लिश मोर देन 50 पेपर्स, राइट? मेरे 50 से भी ज्यादा पेपर है. तो व्हाट आई शुड डू इन माय लिटरेचर रिव्यू, आई ऑलवेज दिस एग्जांपल. तो व्हाट मैं क्या कर सकता हूँ
कि मैं अपने रिसर्च पेपर में अपने मेरे ही प्रीवियस रिसर्च पेपर का साइटेशन डाल देता हूँ, राइट? कि मेरा ही पेपर है तो मैं क्या करता हूँ कि भाई मेरे 5-6 जो प्रीवियस पेपर पब्लिश हुए हैं उसको ही मैं अपने रिसर्च पेपर में एक एक लाइन भले ही लिखी हो लेकिन साइटेशन डाल देता हूँ। तो उससे क्या होगा कि मेरा एच इंडेक्स बढ़ता जाएगा, आई इंडेक्स बढ़ता जाएगा, राइट? तो पहले लोग ऐसा करते थे कि अपने रिसर्च पेपर में अपने ही जो पेपर है, अपना जो प्रीवियस पेपर है उसका साइटेशन देते थे। तो उसका एच इंडेक्स, जब सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर के पास तो दिमाग नहीं है, तो सॉफ्टवेयर नो प्योरली वर्क ऑन द गिवन अल्गोरिदम। तो अल्गोरिदम क्या करता था कि अल्गोरिदम सर्च करता है कि ये नाम का कोई पेपर है क्या पास्ट में, तो है तो चलो भाई इसको एक और पॉइंट बढ़ा दो। तो 5 ऐसे पेपर दो, सपोज इन माय 50 रिसर्च, मोर देन 50 रिसर्च पेपर में यदि मैं अपना ही साइटेशन दूं तो इट इज मोर देन 200 साइटेशन। तो 200 साइटेशन का एच इंडेक्स आप देखो, एक्चुअली इसमें न्यू कुछ नहीं है, मैंने केवल मेरा ही साइटेशन दे रखा है, राइट? एंड विच इज अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। तो अभी जो नई पॉलिसी आई है उसमें क्या होता है, आप अपने ही साइटेशन का कोई पॉइंट्स क्लेम नहीं कर पाते। तो सॉफ्टवेयर को अभी एक कंडीशन दी दी है, गूगल ने अपना अल्गोरिदम चेंज कर दिया है, जो गूगल स्कॉलर ने, कि सपोज भावेश वानपरिया है, तो यदि कोई पेपर भावेश वानपरिया का नाम का प्रीवियसली पब्लिश हुआ है और एनी वेब कोई भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और ये जो नया पेपर मैंने अपलोड किया है उसमें भी भावेश वानपरिया का ही है, तो भावेश वानपरिया के साइटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके साइटेशन इंडेक्स में, एच इंडेक्स में कोई इंक्रीज नहीं होने वाला, राइट? सो दिस थिंग कम्स फ्रॉम 2018, 2018 में ये सारे नॉमेनक्लेचर और ये सारे जो चीजें थी वो चेंज की यूजीसी ने कि भाई ये तो मिसयूज हो रहा है ये पॉलिसी का, राइट? तो दिस इज सेल्फ साइटेशन का कोई अभी मतलब नहीं रहा है, राइट? Now let me directly jump on to the ये जो है, हाँ, सिमिलरिटी चेक फॉर एक्सक्लूजन ऑफ प्लेगियरिज्म। अभी वीर नर्मद साहू गुजरात यूनिवर्सिटी का जो नॉर्म्स है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट डिस्कसिंग द पॉलिसी और द प्लेगियरिज्म पॉलिसी ऑफ एनी अदर यूनिवर्सिटी और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, राइट? हमारी यूनिवर्सिटी ने जो अडॉप्ट किया है और जो पॉलिसी पास की है उसमें कौन कौन से सिमिलरिटी चेक है जो आप प्लेगियरिज्म से एक्सक्लूड करवा सकते हो। मतलब आप जब अपना थीसिस लेके आओगे वीएनएसयू में, तो वीएनएसयू में आप क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करवा सकते हो एट द टाइम ऑफ प्लेगियरिज्म चेकिंग, राइट? आई रिपीट कि जब आपका थीसिस वीएनएसयू में आएगा तब आप कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपने थीसिस में से आप एक्सक्लूड करवा सकते हो एट द टाइम ऑफ प्लेगियरिज्म, राइट? प्लेगियरिज्म चेकिंग, all the quoted work reproduced with all the necessary permission and attribution। अभी जो वर्क है जिसका हमने रिप्रोड्यूस और रीयूज किया है with all necessary permission, the underlying word is that all necessary permission। अभी परमिशन कहाँ से लेनी है और परमिशन कैसे लेनी, राइट? सो दिस थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो आज हम शायद करेंगे कि हाउ टू टेक द परमिशन फ्रॉम द पर्टिकुलर सोर्स रिगार्डिंग reproduction, all the references, bibliography, table of content, preface and acknowledgement। अभी देखो काफी रिसर्चर को और काफी पीएचडी स्कॉलर को पता ही नहीं, when they come for the plagiarism certificate, मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ कि और सर्टिफिकेट कैसा होता है जो यूनिवर्सिटी इश्यू करती है, राइट? तो ये सर्टिफिकेट है, ये दिस सर्टिफिकेट विल इश्यू बाय द यूनिवर्सिटी टू द पीएचडी स्कॉलर। कैन यू सी ये सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है आपको? यस सर, यस सर। Now see, this is a plagiarism detection certificate you required to issued from the authority of the university, right? यहाँ पे देखो एक आपको ये पूरा एक सैंपल एज इट इज फॉर्म में आपको इश्यू करेंगे यूनिवर्सिटी विद द सिग्नेचर ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर एंड डेट। यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलरिटी इंडेक्स,
मतलब परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी शोन बाय द सॉफ्टवेयर। वो सिमिलैरिटी इंडेक्स जो है वो चेक करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया गया, उसका नाम। जस्ट फॉर एग्जांपल टर्निटिन और उरकुंड सॉफ्टवेयर, वी आर यूजिंग उरकुंड, राइट? टोटल वर्ड काउंट। नाउ कि जब ये काफी क्या होता है, आपको एक 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 इंसिडेंस बताओ। इट्स अ रियल स्टोरी। आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ वन पर्टिकुलर पर्सन। वो केस काफी चला था। उसने क्या किया, स्मार्ट वे में, कि व्हाट ही डिड, उसने जब थीसिस सबमिट किया, और उस टाइम पे ये प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट लेना होता है यूनिवर्सिटी से, तो वो उसने, अभी देखो, जो जो ये प्लेगरिज्म चेक कर रहा है वो एक पर्टिकुलर टेक्निकल पर्सन है। ही इज नॉट एक्सपर्ट इन रिसर्च, और उसको आपके रिसर्च से कुछ लेना देना नहीं है, राइट? क्योंकि उसका काम है एक सॉफ्टवेयर को रन करना। तो हुआ क्या, एक बहुत, इट्स ट्रू स्टोरी फ्रॉम द गुजरात। उसने ये सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए, उसने उस जो ऑफिसर था जो सर्टिफिकेट सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा था उसकी यूनिवर्सिटी ने, उसमें उसने एक डॉक्यूमेंट दिया। वो कितने पेज का था? 10 पेज का। आप सोचो, उसने कहा कि ये मेरे पीएचडी का थीसिस है, उसको आप कर दो। अभी जो जो सीट पे जो ऑफिसर बैठा है, उसको उससे पूछ ले, उसको आप 50 पेज दो, 100 पेज दो, या 500 पेज दो। उसका काम है कि उस डॉक्यूमेंट में प्लेगियरिज्म है या नहीं वो चेक करने का। तो उस बंदे ने गुड फेथ में, राइट, विद इन द गुड फेथ, इतने सीनियर प्रोफेसर है और इतने एकेडमिशियन है, फैकल्टी है, तो उसकी ड्यू रिस्पेक्ट में उसने क्या किया कि वो 10 जो जो जितने भी पेजेस वो उसने दिए थे, वो पेज का प्लेगियरिज्म चेक करके बोल दिया कि इसमें 5% प्लेगियरिज्म है, राइट, एंड इट इज एक्सेप्टेबल रेंज में आ गया। अब उसका ओरिजिनल थीसिस को कितने पेज का होगा, राइट? उसका ओरिजिनल थीसिस को मे बी 100, 200, 300, 500 पेज का। लेकिन ये सर्टिफिकेट उसने इश्यू कर लिया कि भाई मेरे सॉफ्टवेयर, मेरे डिसर्टेशन में सिमिलरिटी इंडेक्स इज ओनली 5%। अब आप डिग्री भी अवार्ड हो गए, आप सोचो वाइवा भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेटर ऑन दिस थिंग्स कम ऑन टू द सरफेस। काफी टाइम के बाद ये किसी ने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया कि उसका जो प्लेगियरिज्म सर्टिफिकेट था वो तो केवल इतने वर्ड्स का ही था, और एक्चुअल थीसिस इतने वर्ड का है, राइट? तो ये जो शॉर्टकट यूज किया, उसके बाद में उसके पीएचडी की डिग्री भी विड्रॉ की गई, वापस ले ली गई, एंड विद सम पेनल्टीज, राइट? तो आप ऐसा मत सोचना कि भाई वी हैव दैट मच ऑफ स्मार्टनेस, और हम ऐसा करें कि प्लेगियरिज्म में कुछ और डॉक्यूमेंट देंगे, और हमारे ओरिजिनल थीसिस तो हार्ड फॉर्म में दिया ना है, और हार्ड बाउंड में ही लोग चेक करते हैं। ऐसा नहीं है, राइट? यू कांट escape from all this such kind. We knows all these shortcuts and people are using, और उसकी पेनल्टी बहुत बड़ी है, राइट? आई विल कम टू दिस पॉइंट। ये पॉलिसी में ये भी एक दिया गया है कि व्हाट आर द पेनल्टीज इफ यू विल फाउंड विथ सच काइंड ऑफ मिसकंडक्ट, राइट? लेट अस से कंटिन्यू विथ दिस exclusion. All quoted were, so we are discussing this point कि you have to remove all the references, bibliography, table of content, preface and acknowledgement from your thesis at the time of plagiarism check, राइट? फिर अदरवाइज क्या होगा, आपका प्लेगियरिज्म चेक काफी हाई हो जाएगा, बिकॉज आप कोई रेफरेंस, भावेश का नाम आप कैसे चेंज कर सकते हो, कोई बुक का नाम आप कैसे चेंज कर सकते हो, जो आपने अपने रेफरेंस सेक्शन में जो दिया गया है वो सारी चीजें आप कैसे चेक कर सकते, चेंज कर सकते हो? तो सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो दैट्स व्हाई आपका जो भी लिस्ट है, whatever the list you are using for the references, or you're keeping in your dissertation or using in your dissertation, you should exclude, or you can exclude from your plagiarism process, right? All generic terms, law, standard symbols and standard equation, ये सारी भी आपको लिबर्टी दी गई है कि you can exclude all these term. For example, जब आप hypothesis लिखते हो, null hypothesis, so at that time generally people
writing that there is a no statistical significance relationship between x and y. There are some statistical words just like a standard mean error or standard deviation, or there are some structural equation modeling. So there are some terms which are very generic in nature. उसका सिनोनिम्स हम नहीं कर सकते, बट सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। और छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट से आपका जो सिमिलरिटी इंडेक्स है वो बढ़ता जाएगा, राइट? तो सेम वे सर्टेन लॉज है, इकोनॉमिक्स में देयर आर सर्टेन लॉ, मैथमेटिक्स में देयर आर सर्टेन लॉ, फिजिक्स में देयर आर सर्टेन लॉ, और देयर आर सर्टेन लॉज, or there are some particular statement given by the high court and supreme court, you can't change it. So all this you can exclude from the plagiarism, right? So this thing is already mentioned in the VNSU policy for the exclusion from the plagiarism. Now notice this paragraph is very very important for all of us. Let us understand this, what this paragraph means. Research work carried out by student, faculty, researcher and the staff shall be based on the original ideas, which shall include abstract, summary, hypothesis, observation, results, conclusion and recommendation only, and shall not have any similarity, right? It shall exclude a common knowledge or the coincidental terms up to 14 consecutive words, right? Up this last line is noted, note down this last line. You shall exclude common knowledge or coincidental terms up to 14 consecutive words. मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये पूरा जो पैराग्राफ है ना, ये 5-6 पेज कॉमन नॉलेज है, राइट? कोई ऐसा बोले कि नहीं ये 5-6 पेज है ना, पीपल आर यूजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, ये बहुत यूज करते हैं लोग, और ये बहुत फेमस आर्टिकल है, और ये आर्टिकल बहुत पढ़ा जाता है, और ये आर्टिकल मैंने एज इट इज फॉर्म में ले लिया, ये 4-5 पेज ले लिए आपने ये पूरा पैराग्राफ ले लिया, कुछ भी है, व्हाटएवर द थिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप 14 वर्ड्स से ज्यादा सेम टू सेम आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि इट इज अ कॉमन नॉलेज, राइट? तो ये एक पूरी क्लैरिफिकेशन दी गई है कि आप कितने, जो कोई भी लॉ है या जो कोई टर्म है, तो आप उसको कब तक कॉपी कर सकते हो, अप टू 14 consecutive वर्ड, मतलब एट अ स्ट्रेच। consecutive वर्ड मतलब एक साथ जो 14 वर्ड्स होते हैं consecutively, वो तब तक आप एक्सक्लूड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। So this thing you have to keep in mind. मतलब आप जब प्लेगियरिज्म चेक करवाने जाते हो तब उसको बोल सकते हो कि भाई 14 वर्ड्स तक की लिमिट हमें दी गई है, राइट? तो तब तक आप उसको बोलो कि ये पैराग्राफ को प्लेगियरिज्म, या ये जो सेंटेंस है उसको प्लेगियरिज्म में हम कंसिडर नहीं करेंगे। अभी यूनिवर्सिटी ने लेवल ऑफ प्लेगियरिज्म डिफाइन किया है, राइट? सो लेवल 0 लेवल है, मतलब सिमिलरिटी अप टू 10%, मतलब आपका जो प्लेगियरिज्म परसेंटेज है, जो आपने असाइनमेंट्स में जो ऑलरेडी आपने वो एक्सरसाइज किया है, राइट, कि भी व्हाट इज द सिमिलरिटी परसेंटेज और द प्लेगियरिज्म परसेंटेज भी आप जो बोलते हो, तो सिमिलरिटी इंडेक्स अप टू 10%, दिस इज कॉल्ड लेवल 0। माइनर सिमिलरिटीज और नो पेनल्टी, उसके लिए यदि आपका थीसिस यदि 10% तक सिमिलरिटी इंडेक्स शो करता है, तो उसको लेवल 0 में रखा गया है। व्हाट इज द 0 लेवल, उसकी कंसिक्वेंसेस क्या है वो अब नीचे आएगा, राइट? उसमें क्या क्या एक्शंस लेने हैं आपको यदि आपका थीसिस यदि 0% तक सिमिलरिटी इंडेक्स दिखाता है। लेवल 1 इज अबाउट between 10 to 14%, 40% of similarity index. Level 2 is 40 to 60% है, एंड लेवल 3 अबोव 60%। ये 4 लेवल है, यूनिवर्सिटी ने अकॉर्डिंग टू यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ये डिफाइन किए गए हैं। तो यदि हमारा थीसिस इनमें से कोई भी एक लेवल में फॉलो बिलोंग करता है, तो व्हाट आर द consequences, व्हाट आर द नॉर्म्स which is mentioned in this particular ordinance, right?
अभी देखो, डिटेक्शन, रिपोर्टिंग एंड हैंडलिंग ऑफ प्लेगियरिज्म, यदि ऐसा कुछ ध्यान में आता है आपके थीसिस में कि भाई आपका थीसिस लेवल 1 में है, लेवल 2 में है, लेवल 3 में है, तो उसका हैंडलिंग कैसे किया जाए। तो देयर इज अ वन पर्टिकुलर पैनल. दिस पैनल इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एंड इट्स डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल. हर एक डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर पैनल बनी है. दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, IAIP, राइट. एंड अदर कॉल्ड DAIP, इट मतलब डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल एंड द इंस्टीट्यूशनल integrity panel, which authorized to take action on the particular detection of plagiarism, right. क्या क्या वो पैनल में कौन होता है, जो पैनल बनानी है डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, तो पैनल में होते हैं चेयरपर्सन, ये ही वो और शी विल बी द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. और यदि आप कॉलेज में है तो आपके प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज हो गए. यदि आप इंस्टीट्यूशन में है तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन would be the chairperson of this departmental academic integrity panel. उसमें मेंबर्स है, तो मेंबर्स में हो गए सीनियर एकेडमिशियन फ्रॉम आउटसाइड द डिपार्टमेंट, राइट, एंड टू बी नॉमिनेटेड बाय वाइस चांसलर. अनदर मेंबर, अ पर्सन वेल वर्स्ड विद एंटी प्लेगियरिज्म टूल्स, मतलब जो एंटी प्लेगियरिज्म टूल से जो फैमिलियर है, जो उसके नॉलेजेबल पर्सन है, इज member and who is nominated by the head of the department, principal or the head of the institution, right. So ये जो पैनल है वो पर्टिकुलर पैनल आपको पेनल्टीज रिकमेंडेड करेंगे. इट मींस दिस committee or this panel have the power to assess the level of plagiarism and recommend the penalties accordingly. तो ये पैनल को पावर दिया गया है कि यदि ऐसा कुछ होता है तो उसको क्या पेनल्टीज देनी चाहिए वो तय करेंगे. एंड दिस पर्टिकुलर पैनल इन्वेस्टिगेट एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट विद द रिकमेंडेशन ऑफ पेनल्टीज within a 45 days of the date of the complaint received or the initiating of the proceeding. 45 days के अंदर में वो कमिटी और वो जो पैनल है आपको वो रिपोर्ट्स देगी, राइट. द सेम वे इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल का वही काम है, राइट, और वही उसको सेम काम करना है, सेम टाइम ड्यूरेशन दिया गया है. एंड सो व्हाट आर द पेनल्टीज. अभी पेनल्टीज क्या है, राइट, कि अभी लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 जो प्लेगियरिज्म का जो मेंशन किया है यहाँ पे, तो इन दैट पर्टिकुलर लेवल व्हाट आर द पेनल्टीज सजेस्टेड अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइन. So if your level 0 है, suppose your plagiarism, the thesis is showing the similarity up to the 10%, so there is a no penalty, right. In this case there is a no penalty. It means you can submit your thesis, right, as it is up to the 10% of similarity index. In level 1, if similarity is between 10 to 40%, such student shall be asked to submit the revised script within a stipulated time period not exceeding the 6 months. इसका मतलब ये है कि यदि आपका डिसर्टेशन और आपका जो थीसिस है उसमें सिमिलरिटी इंडेक्स 10 to 40% है, तो आपको वापस रिवीजन के लिए मैन्युस्क्रिप्ट भेज दिया जाएगा और आपको विद इन 6 मंथ नया रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करना है, right. It's up to between 10 to 40%. If the same similarity index will be for 40 to 60%, तो उसको डिबार्ड किया जाएगा फॉर द सबमिशन ऑफ द थीसिस फॉर द 1 year. मतलब आप 1 साल तक थीसिस सबमिट नहीं कर सकोगे, राइट. तो आपको रिवाइज थीसिस भी बनाना है और हो जाता है, फिर भी आपको 1 साल तक डिबार्ड किया जाएगा if your similarity index between 40 to 60%. and if आपका similarity index यदि 60% से ज्यादा हो जाता है तो your registration of PhD shall be cancelled. तो ये सारी पेनल्टीज की प्रोविजन की गई है,
राइट. सो पेनल्टी ऑन द रिपीटेड प्लेगियरिज्म, यदि आपका प्लेगियरिज्म वापस आप समझो आपको एक आप लेवल 1 में हो, 10% और 40% के बीच में आपका यदि आता है और आपको बोला कि आप रिवीजन करके वापस आओ, तो यदि आप वापस यही सेम सिचुएशन रिपीट होता है तो क्या होता है? सो पनिश फॉर द प्लेगियरिज्म ऑफ लेवल 1 level higher than the previous level committed by him or her. In case where the plagiarism of the highest level is committed, then the punishment for the same shall be operative. मतलब आप यदि एक लेवल से दूसरे लेवल तक, सपोज लेवल 1 है और लेवल 1 में आपको पनिशमेंट मिली है कि आपको 6 मंथ के अंदर रिवाइज थीसिस देना है, तो और वापस लेके आता, तो वही सेम आपको प्लेगियरिज्म डिटेक्ट होता है, सिमिलरिटी डिटेक्ट होता है, तो आपको वापस सेम पनिशमेंट एक्सटेंड की जाएगी, वापस 6 मंथ के लिए आपको रिवीजन के लिए भेजा जाएगा, राइट. वापस यदि लेवल 2 और लेवल 2 में ही आप वापस होते हो, तो वापस आपको लेवल 1 2 की पनिशमेंट 1 ईयर की है, उसके लिए आपको वापस रिफर किया जाएगा. तो मतलब these are the some penalties is given according to your article or the thesis, right. In case of plagiarism in academic and research publication में यदि है, तो यदि आप फॉर एग्जांपल ये प्लेगियरिज्म में रिसर्च पेपर की भी पनिशमेंट दी गई है, नॉट ओनली थीसिस, राइट. कि सपोज 0 up to 0 to 10% नो पेनल्टी, लेवल 1 10 to 40% है, तो आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट विड्रॉ कर सकते हो, विड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा. यदि 40 to 60% है, तो आपका मैन्युस्क्रिप्ट विड्रॉ कर दिया जाएगा, आपको पब्लिकेशन के लिए डिनाई कर दिया जाएगा, एंड शैल बी डिनाई अ राइट टू 1 एनुअल इंक्रीमेंट. यदि आपका कोई पब्लिकेशन है, उसमें यदि ये सिमिलरिटी मिली लेटर ऑन, फिर ये मैं काम लेटर ऑन भी ऐसे कुछ सिमिलरिटी मिली, तो आपका 1 एनुअल इंक्रीमेंट विल बी डिनाइड. आपका एक एनुअल इंक्रीमेंट जो है, इफ यू आर वर्किंग, तो आपको कट हो जाएगा. And shall not be allowed to supervise to any master PhD scholar for the period of 2 years. देखो ये रिसर्च गाइड इज ऑल्सो वेरी कॉन्शियस अबाउट इट. क्यों? क्योंकि यदि चलो कोई उसका पब्लिकेशन या उसका इसके सुपरवाइजर में जो भी आर्टिकल्स या पब्लिकेशन हुए हैं, यदि इसमें ये डिटेक्ट होता है, तो उसकी जो पीएचडी गाइडशिप है वो भी 1 साल के लिए, राइट, 2 साल के लिए उसको रोक दिया जाता है, उसकी गाइडशिप ले ली जाती है, राइट. यदि वो लेवल 2 में यदि वो बिलोंग करते हैं, और लेवल 3 में जो यदि हुआ, राइट, तो डिनाइड द राइट टू सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट, उसको 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट नहीं मिलेंगे, और उसको 3 साल तक पीएचडी सुपरवाइजर या एमफिल सुपरवाइजर या मास्टर, कोई भी टाइप्स का रिसर्च सुपरवाइजर का जो रोल है वो करने को नहीं मिलेगा. तो आज क्या है, दैट्स व्हाई अभी स्टूडेंट इतने सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन गाइड उससे ज्यादा सीरियस हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसको भी ये सारी पनिशमेंट और जो पेनल्टीज है उसका सामना करना पड़ता है. सो दैट्स व्हाई ऑल दिस पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज और हर पीएचडी स्टूडेंट एंड देयर प्लेगियरिज्म थिंग्स, राइट. तो ये जो पूरी पॉलिसी थी ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, राइट. तो ये पॉलिसी आप हम आपको दे देंगे. मैं हमारा जो ब्लॉग है, हमारे जो भी आपका जो एक वेबसाइट्स बना हुआ है, तो उसके हम ये अपलोड कर देंगे. सो प्लीज गो थ्रू द एंटायर पॉलिसी, बिकॉज ये आपको डायरेक्टली फॉलो करनी है एट एवरी स्टेज, नॉट ओनली पीएचडी, राइट. मैं आपको एक चीज वो भी दिखाता हूँ, जहाँ पे एक मेंशन अच्छी तरह से किया गया है. देखो, दिस इज note 2. Penalty in case where the benefit or the credit has already obtained if the plagiarism proved on the date later than the date of benefit or credit obtained, as case may be his or her benefit or credit shall be put in a abeyance for the period of recommended by the IPAC and approved by the vice chancellor. मतलब समझो आपने कुछ भी ट्रिक यूज करके या कुछ भी देयर आर मेनी वीडियोस आर अवेलेबल टू अवॉइड एंड रिमूव द प्लेगियरिज्म.
and there are very smart shortcuts are also available on YouTube for bypass the plagiarism software mechanism. बट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि फ्यूचर में भी किसी ने ये प्रूव कर दिया कि आपका डिसर्टेशन था वो प्लेगियराइज था, भले ही आपको पीएचडी डिग्री मिल गई हो और आपने उसके बेनिफिट्स ले लिए गए हो, बट द पावर इज लाइज विद द इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल एंड द वाइस चांसलर कि आपके सारे जो बेनिफिट है वो वापस विड्रॉ की जाएंगे। मतलब आप पीएचडी भी विड्रॉ की जा सकती है, पीएचडी के बेस पे आपको जो जॉब भी मिली है या जो भी इंक्रीमेंट प्रमोशन जो भी मिला है जो है वो वापस विड्रॉ किया जा सकते हैं। ये प्रोविजन यूजीसी की पॉलिसी में भी है, वीएनएसयू की भी एंटी प्लेगियरिज्म जो पॉलिसी है उसमें क्लेरिफाई किया गया है, राइट। तो देयर इज नो एनी अदर वेज, मतलब आप ऐसा कभी मत सोचना कि हम इस वे से शॉर्टकट से प्लेगियरिज्म बच जाएंगे, भले आपका थीसिस छोटा हो जाए या छोटा बने या कम पेज का बने, डोंट वरी अबाउट इट, राइट, बट यू शुड बी ऑनेस्ट विथ योर वर्क एंड वी हैव टू विद ऑल द रेगुलेशन तो है ही है, लेकिन इस रेगुलेशन के अलावा भी व्हाट वी एक्सपेक्ट कि यू शुड बी वेरी ओरिजिनल। जो हमारा जो इमेज जो डिटेरियोरेट हुआ है, जो इंडियन एकेडमिशियन रिसर्चर की इमेज प्लेगियरिज्म के बारे में जो बनी है स्टैंडर्ड पब्लिशर की, वो ब्रेक करनी है, राइट। पॉलिसी है या नहीं वो भले है, बट वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ कि वी आर ओरिजिनल रिसर्चर, वी आर ओरिजिनल आइडिया डेवलपर, राइट। तो ये सारी चीजें हमें एक एक्सपेक्ट करते हैं ये रिसर्चर से कि भाई ये सारी चीजें हमें एस्टैब्लिश करनी, हमें हमारी जो एकेडेमिया की जो डिग्निटी थी, जो हमारी रेपुटेशन है, जो हमारी रिस्पेक्ट है, वो वापस गेन करनी है, राइट। आज कोई भी आर्टिकल्स होता है या कोई भी रिसर्च पेपर होता है तो कोई भी पब्लिशर पहले चीज क्या बोलता है कि प्लेगियरिज्म फ्री है ना आपका आर्टिकल। Why this kind of statement or comment and feedback is given to the academia? हमें ऐसी comments क्यों मिलती है, हमें ऐसे सारे फीडबैक क्यों मिलते हैं कि जब भी हम कॉन्फ्रेंस में पेपर देते हैं तो उसमें अंडरटेकिंग दिया जाता है कि भाई माय आर्टिकल्स इज प्लेगियरिज्म फ्री। व्हाई, राइट, बिकॉज दैट काइंड ऑफ थिंग्स पीपल आर डूइंग, एंड उसकी वजह से पूरी जो हमारी एकेडमिक फैटर्निटी है, जो रिसर्च फैटर्निटी है, उसकी इमेज डिटेरियोरेट होती है। तो ये एंटी प्लेगियरिज्म पॉलिसी है या नहीं है उससे इतना कंसर्न नहीं है, बट वी हैव टू बी अपग्रेड अवर इमेज, वी हैव टू अपग्रेड अवर स्टैंडर्ड, राइट। तो सी दिस इज एनेक्सर बी ऑफ दिस पॉलिसी जो आपको रिसर्च स्टूडेंट को अंडरटेकिंग देना है। तो ये आपको अंडरटेकिंग देना है, ये अंडरटेकिंग का मतलब है यू आर बाउंड विद दिस पॉलिसी कि आप इस पॉलिसी में जितने भी क्लोज है, जो आप एक टू वर्ड आप एक एक लाइन पढ़ोगे तब आपको उसकी सीरियसनेस समझ में आएगी। मतलब आप एट द एज ऑफ रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास है सब बेनिफिट वापस रिकवर किए जा सकते हैं इफ यू आर प्रूव कि योर डिसर्टेशन इज प्लेगियराइज। आप समझे? तो आप भी, और ये रिसर्च सुपरवाइजर को सर्टिफिकेट देना है। I believe, as you know, by this plagiarism detection certificate, the PhD is within the permissible limit of or ordinance of the academic integrity and prevention plagiarism. Yes, research supervisor भी उसका सर्टिफिकेट देगा। Then after, ये लाइब्रेरी आपको 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, रिसर्चर का अंडरटेकिंग, सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट एंड द अथॉरिटी का सर्टिफिकेट। मतलब ये 3 सारी जो टेक्निकलिटीज है we have to be take care, ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है, राइट। आपको मैं वो दिखाने वाला था कि हाउ टू टेक द परमिशन फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द चार्ट इन टेबल। उसको तो हम रीराइट नहीं कर सकते, उसका तो पैराफ्रेजिंग भी नहीं कर सकते, तो उसकी एक लॉन्ग प्रोसेस है, राइट। इट विल टेक अनदर सेशन। उसके लिए आपको पूरा मुझे सेशन लेना पड़ेगा कि आपको कोई भी चीज, नॉट ओनली दैट, यदि आपको कोई पैराग्राफ भी अच्छा लगता है, यू वांट टू यूज दैट पैराग्राफ एज इट इज, भले वो कितने भी वर्ड्स का हो, डजंट मैटर, राइट। तो वो परमिशन सिस्टमेटिक वे से भी मांगेंगे तो कोई मना नहीं करेगा। तो व्हाट योर एंटायर प्रोसेस जो है, जो परमिशन रिप्रोडक्शन जो परमिशन है, दिस एंटायर प्रोसेस इज वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल स्टैंडर्डाइज्ड एंड एंटायर प्रोसेस इज ऑनलाइन। तो इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि भाई हम फॉरेन के ऑथर से उसको कैसे टैप करें और उसको कैसे अप्रोच करें।
राइट। ये प्रोसीजर पूरी ऑटोमेटिक है, पूरी ऑनलाइन दी गई है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस पीपल आर नॉट चार्जिंग। ये जो माइथ है जो हमारे दिमाग में ऐसा है कि यदि हम किसी का परमिशन लेंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे और वो भी डॉलर एंड पाउंड में होंगे, ऐसा नहीं है, राइट। बट इफ यू फॉलो सर्टेन प्रोसेस तो आपकी इमेज और भी अच्छी बनेगी भाई इसने रिप्रोडक्शन किया है बट विद द काइंड परमिशन एंड कंसेंट। सो दिस आर द थिंग्स वी रिक्वायर्ड टू लर्न। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम ऑनलाइन डेमो करेंगे कि यदि रिप्रोडक्शन परमिशन लेनी है तो हमें किस स्टेप से पास ऑन करना है। विचार द अलग अलग डेटाबेस, सेज की रिप्रोडक्शन परमिशन अलग है, थॉमस राउटर की अलग है, फ्रांसिस टेलर की अलग है, जेस्टर की अलग है, इमराल्ड की अलग है। सो ऑल दिस डेटाबेस हैव देयर ओन मैकेनिज्म। मैं आपको जितने भी डेटाबेस हमारे पास है यूनिवर्सिटी में वो सारे डेटाबेस में जो जो प्रोविजंस है उसका मैं थोड़ा आपको ऑनलाइन डेमो दिखा दूंगा कि भाई इसमें किस तरह के स्टेप्स आपको